नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात 2012 में हुए छावला गैंगरेप और हत्या मामले की, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए थे। 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 साल की लड़की के साथ बर्बरतापूर्ण रेप और हत्या पर निचली अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस केस को दूसरा निर्भया केस कहा जाता रहा है। तो अब कारण सामने आ गए हैं कि आखिरकार इन आरोपियों को क्यों छोड़ा गया था। आरोपियों के डीएनए टेस्ट के सैंपल 11 दिनों तक पुलिस थाने के मालखाने में पड़े रहे, वो भी बिना किसी सुरक्षा के मालखाने में पड़े रहे सैंपल। 11 दिन बाद सैंपल सीएफएसएल की लैब में जांच के लिए भेजे गए। इस लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का आधार बनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। उधर निचली अदालत अपने विवेक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती थी। ऐसा क्यों नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल है। बहरहाल ये मसला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालेवाल हैं। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि वो कारण अब हमारे सामने है। कल तक हम कह रहे थे क्या कारण है जिसके चलते दोषियों को छोड़ा गया है। सबूत देने में देरी हुई है। 11 दिन बाद सैंपल सीएफएसएल की लैब्स में जांच के लिए भेजे गए। इस लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का आधार बनाया है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? मुझे लगता है पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर रहा है। अगर आप देखें, ये 2012 का केस है। 19 साल की लड़की थी, उसको गैंगरेप करा, उसकी आंखों में तेजाब डाला, उसके प्राइवेट पार्ट्स में कांच की बोतल घुसाई, इतनी बर्बरता से उसके साथ मर्डर करा गया। लोअर कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसमें हम सजाए मौत की सजा सुनाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर देता है। और जब ये ऑर्डर मैंने भी पढ़ा है, किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही चौंका देने वाली हैं कि आपने जो पुलिस है उसमें मालखाने में 15-15 दिन तक ये सैंपल पड़ा रह गया, या फिर किसी पर्टिकुलर विटनेस को एग्जामिन नहीं करा गया, या छोटी छोटी बहुत सारी बातें इकट्ठा हुई जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, होना चाहिए, लेकिन वो चेन पूरी बननी चाहिए, और कहीं ना कहीं चेन की यहाँ पे कड़ी ठीक से बन नहीं पाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई हो सकता है कि यही दोषी हो, लेकिन एविडेंस पूरा नहीं है, तो इस वजह से इन्हें छोड़ा जा रहा है। तो कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि एक लड़की जिसको इतनी बर्बरता से गैंगरेप किया जाता है, उसके साथ इतनी यातनाएं करी जाती हैं, और 10 साल तक उसको जस्टिस नहीं मिलता। और अब तो जस्टिस के लिए वो जाए तो जाए कहां, उसका परिवार क्या महसूस कर रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक नहीं थी, और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी किसी तरीके से कहीं ना कुछ लैप्सेस छूटते चले गए। और मुझे तो लगता है, जो मैं पूरा वो पढ़ा ऑर्डर, तो मुझे तो लगता है इतने सारी टेक्निकल ग्लिचेस सामने आई जिसकी वजह से ये जो दोषी है वो आज मुझे लग रहा है आजाद हो जाएंगे। तो बहुत ही मेरे हिसाब से शर्म की बात है हमारे देश के लिए। स्वाति, टेक्निकल ग्लिचेस सामने रखी गई हैं। हालांकि निचली अदालत ने उन्हें माना था, जो भी तमाम सबूत थे। कल हमने लड़की के माँ पिता से बातचीत की थी, वो बिल्कुल एक तरह से टूट चुके हैं। क्या कर सकते हैं आगे, यही एक बड़ा सवाल है। चाहते हैं कि लोग जुड़े उनके साथ। मैं उनसे मिलूंगी एंड हम लोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि इस मैटर में क्या करा जाए, क्योंकि मैं सच में ये मानती हूँ कि अगर ये दोषी आजाद घूमते हैं तो हमें नहीं पता इनका अगला शिकार कौन होगा। और पूरे देश में रेपिस्ट को क्या मैसेज है कि आप कुछ भी करोगे आप आजाद हो जाओगे। अगर ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई और सारे सबूत रिकॉर्ड पे नहीं आ पाए, तो जिनकी गलती है उनको सजा दो। ये जो लोग हैं, इतना सारा सबूत, ये भी तो रिकॉर्ड पे है कि किस तरीके से यही दोषी थे।
तो मतलब अगर कुछ टेक्निकल चीजें हुई हैं और अगर कोई ग्लिचेस हैं, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब ये बिल्कुल आजाद घूमेंगे, हमें नहीं पता कल अगर ये दोबारा इस तरीके से किसी घटना को अंजाम देते हैं तब कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरे हिसाब से बड़ा ही सीरियस मैटर है और हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट से मेरी बातचीत चल रही है एंड मैक्सिमम जो भी दिल्ली महिला आयोग कर सकता है हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे सच में इसमें लगता है कि अगर आज इस इतने भयानक केस में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब क्या मैसेज है पूरे देश की लड़कियों को, क्या मैसेज है देश की सारी निर्भयाओं को कि क्योंकि पुलिस माल खाने में 15 दिन वो सैंपल्स रखे रहेगी, लापरवाही बरतेगी, तो उसका खामियाजा लड़कियां भुगतेंगी पूरे देश की। स्वाति, जो हमारे सहयोगी जो कोर्ट कवर करते हैं, माँ पिता ने भी बताया हमें कि जो लड़के थे किस तरह से धमकाते थे कोर्ट के अंदर, अब रिहाई के बाद क्या सलूक करेंगे, चिंता की बात है, ये माता पिता ने भी कहा। अब इनकी माता पिता की सुरक्षा भी अहम है। जी, बहुत ही सीरियस मैटर है और आप ये देखिए, मैं जजमेंट पढ़ रही थी तो पता चलता है कि लड़की के ऊपर वो जो आरोपी हैं उनके बाल पाए गए, वो जो गाड़ी थी जिसमें लड़की को अगवा करके लेकर गए, उस गाड़ी में और लड़की के शरीर से उस आदमी का सीमेन मिला। मतलब इस तरीके के क्लिंचिंग एविडेंसेस भी थे, लेकिन क्योंकि फोरेंसिक का जो डॉक्टर था उसका ठीक से एग्जामिनेशन नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट में, तो इसलिए उस चीज को मतलब वो एक तरीके से टेक्निकल बात के चलते चलते वो पूरी की पूरी बात क्वेश्चन में आ गई है कि ये क्या रिपोर्ट सही थी, क्या रिपोर्ट नहीं सही थी। तो जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है उससे तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि यही लोग थे, लेकिन कुछ ग्लिचेस हो गए, कुछ लापरवाहियां हो गई जिसकी वजह से ये आज आजाद घूम पा रहे हैं। और उसके चलते जब वो खुद पेरेंट्स बता रहे हैं कि कैसे ये लोग धमकियां देते थे, आज उनकी सुरक्षा को कौन जिम्मेदारी लेगा। एंड नॉट जस्ट देयर सुरक्षा, इतनी महिलाएं और हैं, ये आदमी तो आम लोगों के बीच में चलेंगे। कल क्या पता कि कोई मेट्रो में बैठे हो, कल क्या पता बस में बैठे हो, कल क्या पता किसी और रेड इंडिका कार में किसी और लड़की का उठा के गैंगरेप कर दें और उसकी भी आंखों में तेजाब डाल दें, उसके भी शरीर में ये कांच की बोतल शराब की घुसा दे। तो इट्स अ वेरी 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 सीरियस इशू एंड आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। आखिर सवाल स्वाति, क्योंकि आप बहुत मामले ऐसे देखती होंगी, रेप पर बड़े सख्त कानून बने थे निर्भया के बाद, जल्द न्याय की बात तब कही गई थी, तो कहाँ कमी रह गई? क्योंकि कानून के बाद भी अगर कमी दिख रही है तो कैसे उसे दुरुस्त करें? मैम बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो 15 दिन का ही माल खाने में डिले हुआ है, दिल्ली पुलिस में तो माल खाने में कई कई महीनों का डिले होता है। अभी मैंने एक केस में जो एक स्पा का मैटर है जिसमें स्पा में एक लड़की की डेथ हो गई, बड़े सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उस थेरेपिस्ट की डेथ हुई है, तो उसका विसरा सैंपल जो दिल्ली पुलिस को 2 महीने पहले भेज देना चाहिए था एफएसएल में, वो 2 महीने से दिल्ली पुलिस के पास पड़ा है। उसके ऊपर तो मैंने समन्स इशू करे हैं। तो आप ये देखिए कि ये तो रोजमर्रा की कार्यवाही हो रही है। तो अगर ऐसा है और इसकी वजह से इस तरीके के घिनौने अपराधी और इतने बड़े पापी आर एबल टू वॉक फ्री, तो फिर कहाँ की कार्यवाही हो रही है? फिर तो पूरा सिस्टम फेल कर रहा है। तो आई थिंक इस पूरे केस ने मेरे हिसाब से तो पूरे मतलब सिस्टम को एक बहुत बड़ा धक्का दिया और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस और देश की सारी पुलिस को अपनी कार्यवाही को देखना पड़ेगा कि अगर वो उनका एक ऑफिसर एक माल खाने में एक रिपोर्ट देने में कुछ डिले कर देता है, उसके बाद 10 साल में भी लड़की को जस्टिस नहीं मिल पाता, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑफ कोर्स द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल। एंड ऑफ कोर्स जब वो ट्रायल कोर्ट्स भी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करी है, नाउ दीज आर सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर हमारे कोर्ट्स प्रॉपरली ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं तो भाई ट्रेनिंग कराओ, जो भी कराने कराओ, लेकिन उसका खामियाजा लड़की क्यों भुगते और उसका परिवार कैसे भुगते? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, पूरे देश को इतना गुस्सा आ रहा है इस केस में, सोचिए उस परिवार की क्या पीड़ा होगी। बिल्कुल स्वाति, धन्यवाद जुड़ने के लिए। वाकई में इस मामले में जितनी कानूनी मदद इस परिवार की जा सके वो बहुत जरूरी है। तो आइए देश की बात में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम महिला अग्निवीरों की बात करते हैं।
देश भर में महिला अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई है। सेना में महिला अग्निवीरों की पहली भर्ती अंबाला में शुरू हुई है। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से आई 800 से ज्यादा महिलाएं भाग ले रही हैं और सेना में भर्ती होने के लिए इन लड़कियों ने जहां कड़ा अभ्यास किया है, वहीं कई लोगों के मजाक को भी झेला है। अंबाला में कैसे हो रही है महिला अग्निवीरों की भर्ती, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सेना में अग्निवीर बनने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की लड़कियां मंगलवार को अंबाला कैंट पहुंची। अग्निवीर की भर्ती के लिए 800 से ज्यादा लड़कियों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा। सबसे पहले इनको 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट के आसपास पूरी करनी है। जो कामयाब रहीं, उनका फिर दूसरा टेस्ट होता है। सबसे पहला चरण जब महिला अग्निवीरों की भर्ती होती है तो सबसे पहली जो पहला चरण होता है वो 1600 मीटर की इस रेस को कंप्लीट करने का होता है। अब जब इस रेस को कंप्लीट करती हैं ये महिला अग्निवीर, तब उसके बाद में यहाँ हम देखिए इस जगह पर तमाम सारी महिला अग्निवीर बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो है वो इनका रजिस्ट्रेशन होता है। इन महिला अग्निवीरों का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और बाकायदा इनकी जो जांच है वो यहाँ पर हो रही है। दौड़ के बाद इनको छलांग लगाने के 2 और टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कड़े फिजिकल टेस्ट के चलते लड़कों के मुकाबले अभी लड़कियों की इतनी भीड़ सेंटर पर नहीं दिखाई दे रही है। हमें फिजिकल टेस्ट में सफलता हासिल करने वाली शिक्षा, ज्योति और अनुजा से मिलवाया गया। ये तीनों हरियाणा के अलग अलग जगहों से हैं। हम सुबह 4 बजे उठते थे। अपना आधा घंटा अपना फ्रेश वगैरह होके हम जाते थे रनिंग के लिए। ट्रैक तो था नहीं था सर, हमने सड़क पे ही तैयारी की अपने। तो लोग हंसते नहीं थे कि लड़की होकर तुम सेना में जाओगे? सर ऐसे बंदे भी मिलते हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो हमें मोटिवेट करते और ऐसे भी हैं हंसने वाले भी हैं, लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। अच्छा। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बेटा अच्छा करोगे, करो ये करो वो करो, मतलब किसी की मत सुनो, जो आपका मन करता है वो करो। अच्छा। मेरा एम मेन ये था कि आई वांट टू। मेरा सेना में जाने का सपना था। अब ये जिंदगी भर के लिए हो या केवल 4 साल के लिए, लेकिन जाना आर्मी में ही था। इंडियन आर्मी भर्ती। शेड्यूल तो ये था कि काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गांव से बिलोंग करते हैं तो स्टेडियम वगैरह में इतना जा नहीं पाते हैं, तो वही रोड या फिर जैसे नहर वगैरह होते हैं उन्हीं पे करना पड़ता है। लेकिन ये था कि फैमिली में सबका सपोर्ट अच्छा था। वही है कि टांगे खींचने वाले भी मिलते हैं, रोकने वाले भी मिलते हैं कि क्या ही करेगी, लड़की है आर्मी में जाके क्या करेगी, कोई और जॉब कर, लेकिन वही अपना एक एम होता है। देश भर में अलग अलग 10 जगहों पर महिला अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। नौसेना में भी महिला अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वायुसेना का अगले साल होगा। जहां तक 2022-23 की रिक्रूटमेंट रैली का सवाल है, तो अभी आप यहां पे हैं। ये रैली 7 नवंबर को शुरू हुई और ये कल तक चलेगी। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक और काफ़ी तादाद में बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया। महिला अग्निवीर बनने के लिए देश भर से करीब 80,000 लड़कियों ने आवेदन किया है। सेना में महिला अग्निवीरों की ये पहली भर्ती है। महिला अग्निवीरों का चयन होने के बाद सेना में इनकी तैनाती मिलिट्री पुलिस के तौर पर होगी। अंबाला से पवन तिवारी और अंकुर कपूर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं, आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यहां पर इसे आज 2 महीने हो चुके हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से ये शुरू हुई थी और आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में है और इस राज्य में यात्रा 14 दिन चलेगी। राहुल गांधी 382 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सोहित, क्या रौनक है यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा की? क्या कांग्रेस इससे हासिल करती हुई नजर आ रही है? क्या आंकलन आपका? जी सबसे पहले बता दूं तो भीड़ आप देखेंगे तो काफी ज्यादा है और ये जो यात्रा है ये आज दूसरा दिन है महाराष्ट्र में। 14 दिन महाराष्ट्र में कुल मिलाकर ये जो यात्रा है ये रहने वाली है। शाम को 7 बजे तक ये जो यात्रा है वो चलने वाली है, यानी और 45 मिनट है
जब तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद ही जो ये यात्रा आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर रुक जाएगी, जिसके बाद कल सुबह वापस से ये यात्रा शुरू होगी। लोगों की बात करें तो बड़े पैमाने पर अलग अलग जगह से, अलग अलग समाज से, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जनमानस की बात करें तो जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर जो समर्थन है वो इससे मिल रहा है। लेकिन ठीक उसी समय ये एक ऐसे समय पर ये यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची है जब कांग्रेस जो एक समय पर नंबर 1 की पार्टी थी यहाँ पर, वो अब चौथे नंबर पर है। महाविकास आघाड़ी सरकार में थी, वो विपक्ष में है। तो ऐसे में कोशिश यही होगी कि जो कांग्रेस के अंदर कई सारी परेशानियां थी उसे खत्म किया जाए और उसे एक बार फिर से मजबूत किया जाए, क्योंकि हाल ही में नागपुर पंचायती समिति के चुनाव हुए थे जहां पर कांग्रेस नंबर 1 पर रही थी और यही कोशिश इनकी रहेगी आगे भी करने की। फिरोज मिठी बोर वाला है हमारे साथ, और लोग हैं, ये सभी लोग अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगह से भी लोग आए हुए हैं। फिरोज जी, आप लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सभी लोगों को, गांव के भी लोग हैं, शहर के भी लोग हैं, क्यों आप लोगों को लगा कि आना चाहिए और इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? बेसिकली मैं तो जन आंदोलन की तरफ से यहाँ हूँ। जन आंदोलन का जो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान है, उसकी जो कोर कमेटी उसका मैं मेंबर हूँ। आज एक चर्चा हो चुकी है देश में, जहाँ हम लोग सब मानते हैं कि जो मोदी सरकार है वो देश के लिए खतरा है, वो नफरत फैला रही है, देश को तोड़ रही है, कमज़ोर कर रही है। उसी संदर्भ में चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, हम लोगों ने लगातार सिर्फ कांग्रेस नहीं सभी राजनीतिक दलों से साथ काम किया है। दूसरी बात ये थी कि जब ये यात्रा चल पड़ी और ये यात्रा का जो कल्चर है वो महात्मा गांधी ने इसको परिचित किया था, मगर वो एक पुरानी परंपरा है भारत की। तो ये यात्रा के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि भारत के लोग जुड़ रहे हैं और जो देश को जो खतरा है वो समझ में आ रहा है। और हम जैसे जो यात्री है, जो जन आंदोलन के साथी है, हम लोग स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि इस दौर में जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, और जो राजनीतिक दल है उनको साथ में आना होगा। बिल्कुल, तो जो जन आंदोलन और राजनीतिक दल है उससे साथ में आना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई रिटायर्ड जजेस हों, लॉयर्स हों, एडवोकेट्स हों, वो भी इसका हिस्सा हैं। ऐसे कई लोग जो सामाजिक कई मुद्दों से जुड़े हुए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, वो इसका हिस्सा है। आज दोपहर को मैंने योगेंद्र यादव से भी बातचीत की थी, उसमें उनसे मैंने पूछा था कि आपने खुद ने 2019 में कहा था कि कांग्रेस को अपनी मौत मर जानी चाहिए, तो आज आप यहाँ पर क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ें उस बीच बदली हुई हैं, तो जो डिफरेंसेस कई लोगों के बीच में थी उसे खत्म करके ये यात्रा, आप देखिए रात का समय है, अगर दाएं बाएं कहीं पर भी देखें आपको पूरा अंधेरा नजर आएगा। गांव में आमतौर पर इसी तरीके से होता है और आमतौर पर पूरी नाच गाकर ये जो यात्रा है ये होती है। लेकिन आज सुबह सेवा दल के कृष्णा कुमार पांडे थे, उनकी उम्र 75 साल थी। आज सुबह जब वो चल रहे थे उन्हें सीने में दर्द हुआ, बाद में उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया उनकी मृत्यु हो गई। इसके वजह से आज एक साइलेंट मार्च शाम को निकालने का ऐलान किया गया, नहीं तो आज महाराष्ट्र में मराठी में जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके गाने को भी रिलीज किया जाना था, अब उसे कल किया जाएगा। आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी के भी कई सारे नेता शामिल होने वाले हैं इस यात्रा में, और इसी तरीके से ये यात्रा अगले 14 दिन यानी कुल मिलाकर 14 दिनों में 382 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। 5 जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। और नांदेड़ में जिस तरह से ये यात्रा निकल रही है, 14 दिन तक महाराष्ट्र में रहेगी, 2 महीने हो चुके हैं इसे। बहरहाल देश की बात में हम छोटा सा ब्रेक ले चलते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको हिमाचल प्रदेश ले चलेंगे, वहां पे चुनावी प्रचार जोरों पर है। तो चुनावों में पुरानी पेंशन बहाली का क्या असर होगा, इस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। तो बात अब हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों से, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि पुरानी पेंशन बहाली का उनका चुनावी वादा उन्हें इन कर्मचारियों का वोट दिलाएगा। धर्मशाला से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। 42 साल की पूजा सब्बरवाल धर्मशाला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं।
उनको नौकरी 2003 के बाद मिली, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूजा हर बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करती आई हैं, लेकिन इस बार पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो अपना वोट बदलने की बात कर रही हैं। 2003 में तो कर्मचारी ये शुरू हुई थी, जब 8, 10, 15 साल के बाद कर्मचारी अब रिटायर हो रहा है, तो जो पुरानी पेंशन है उसमें जहां मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये आखिरी सैलरी लेता है, तो पुरानी पेंशन में से 40,000 मिलेंगे। लेकिन नई पेंशन योजना में ये तथ्य सामने आए हैं कि उन्हें 2 से 3,000 रुपया जो है वो पेंशन मिल रही है। तो निसंदेह 2 से 3,000 रुपये में तो एक परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। हिमाचल के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र मनहास हिमाचल सरकार में क्लर्क हैं। उनका कहना है कि इतनी महंगाई में तो पेंशन और भी जरूरी हो गई है। पहले भी बताया था कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल का जो कर्मचारी है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी के अलावा कोई और नहीं है। तो जब वो आफ्टर रिटायरमेंट 58 साल के बाद फिर से बेरोजगार होता है बुढ़ापे में जाके, तो उसको अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए उसके शरीर बचा नहीं होता है कि वो कमा पाए। बीजेपी के भारी भरकम प्रचार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे पहले थोड़ा कमजोर नजर आ रही कांग्रेस पूरा चुनाव कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर पुरानी पेंशन योजना पर लड़ रही है। बीजेपी पुरानी पेंशन योजना को लेकर थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर उसने हिमाचल सरकार की कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला लेगी। अभी कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया किसने। केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। बागियों से पहले ही बीजेपी परेशान है। उसके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से है। प्रचार के आखिरी 2 दिनों में पीएम मोदी हिमाचल में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। चुनौती यहाँ के राज्य कर्मचारी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिमाचल में जो राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी चाहते हैं, सरकार उसकी बनती है। कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल मार्केट कर रही है। भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन की, तुम छत्तीसगढ़ में की, तो हम हिमाचल में भी आपको करके दिखाएंगे। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नैया कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल के जरिए वापस पार लगती है या नहीं। सहयोगी अशोक महाले के साथ धर्मशाला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात दिल्ली के एमसीडी चुनावों की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए कूड़े पर जनसंवाद नाम से अपना प्रचार शुरू किया है। एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इन चुनावों के लिए कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, इसलिए कूड़े पर जनसंवाद करके बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है। एमसीडी का एक सबसे जरूरी काम क्या होता है बताइए? साफ सफाई। अब आप बताओ कि आपके इलाके में साफ सफाई होती है कि नहीं होती? नहीं होती है जी। जिसको लगता है नहीं होती तो हाथ खड़े करके दिखा दीजिए, बहुत मीडिया वाले आए हुए हैं। नहीं होती है ना सफाई? क्या समस्या बता रही हैं? यही कूड़े की। मैं तो रोज जमादार को बोलती हूँ ऊपर से आके नीचे कूड़ा उठाओ, ये हमारा काम नहीं है, दूसरे को बोलो। मैं किसको ढूंढूं जाके? इतनी उम्र में कहाँ आएगा, कौन सफाई करेगा आके? हमें पैसे देने पड़ते हैं उनको कूड़ा उठाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एमसीडी के किसी भी बोल दो, वो कहते हैं साहब हमारा काम नहीं है, आप किसी और को दे दीजिएगा। वो दे दीजिए 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, आप एक बोरी एक कट्टा उठाएगा और जाके दे आएगा। जगह जगह पानी का सीवरेज है वो भी खुला है, ढक्कन भी बंद नहीं है, पानी के खड्डे भरे हुए हैं। अगर कर्मचारी को बोलो कि आप ये जरा साफ कर दीजिए, रोड क्लीन करो, नहीं हमारा काम नहीं, हम ये इतना पानी कैसे निकालेंगे? आम आदमी पार्टी दिल्ली की 3 बड़ी लैंडफिल साइट गाजीपुर, भलसवा और ओखला को दिखाकर यह दावा कर रही है कि बीजेपी 16 और ऐसे कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बनाने जा रही है, इसलिए इस बार बीजेपी नहीं आपको मौका दें। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी साफ सफाई और कूड़े का मुद्दा उठाकर सफाई कर्मियों का अपमान कर रही है। जिन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, आज वो लोग
60,000 सफाई कर्मी जो अपने घर से निकलते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, जो अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं और अपने स्वास्थ्य की नहीं चिंता करते हैं, ऐसे 60,000 सफाई कर्मियों का अपमान आम आदमी पार्टी कर रही है, जो 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठाकर घरों के उठाकर गंदगी को साफ करते हैं। 2014 से अब तक दिल्ली में चुनावों का पैटर्न कुछ इस तरह रहा है। 2 लोकसभा चुनाव हुए, दोनों बीजेपी जीती। 2 विधानसभा चुनाव हुए, दोनों आम आदमी पार्टी जीती। अभी तक नगर निगम चुनाव एक ही हुआ है, वो बीजेपी जीती है। दूसरा नगर निगम चुनाव हो रहा है। बीजेपी इस पैटर्न को बरकरार रखेगी या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी का विजय रथ रोककर एक नया पैटर्न सेट करेगी, ये दिल्ली की जनता बताएगी 7 दिसंबर को। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं अपने पर्यावरण की। इजिप्ट के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर 100 से ज्यादा देशों की बैठक में मीथेन के एमिशन से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले असर पर मंथन चल रहा है। CO2 के बाद मीथेन दुनिया में जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे अहम कारण है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। कचरे के इन पहाड़ों से निकलने वाली मीथेन गैस दुनिया भर में हवा पानी खराब कर रही है। इससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट बड़ा हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 20% मीथेन गैस कचरे के ढेर और गंदे पानी से ही निकलती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ताजा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में आगाह किया है कि 2020 और 2021 में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा मीथेन ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रिकॉर्ड किया गया है। We need all hands on deck for faster, bolder climate action. A window of opportunity remains open, but only a narrow shaft of light remains. The global climate fight will be won or lost in this crucial decade on our watch. And one thing is certain, those that give up are sure to lose. So let's fight together and let's win. पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक औद्योगिकरण के बाद से वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि में मीथेन का योगदान लगभग 30% है। 2021 में ग्लासगो बैठक में 100 से ज्यादा देशों ने ग्लोबल मीथेन चैलेंज साइन किया था। टारगेट 2030 तक दुनिया भर में मीथेन गैस के इमिशन को 2020 के स्तर से कम 30% तक कम करने का है, जो 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग को 0.2 डिग्री सेल्सियस तक घटा सकता है। राजधानी में एमसीडी चुनावों में कचरा और प्रदूषण इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है। मंगलवार को बीजेपी नेता ताजिंदर बग्गा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केजरीवाल कूड़े पर राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़। आजकल अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ की राजनीति कर रहे हैं और पिछले दिनों वो गाजीपुर में एक लैंडफिल साइट पे गए और उन्होंने उस कूड़े के पहाड़ को दिखाते हुए एक अजूबा दिखाया कि देखिए दिल्ली के अंदर ये कैसा कूड़े का पहाड़ है। आज मैं बताना चाहता हूं, ये जो कूड़े का पहाड़ है ये लुधियाना के अंदर आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज तक इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए मुझे यहां पर आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आके कहते हैं कि इस कूड़े के पहाड़ को इसलिए हटाना है क्योंकि उनके स्वास्थ्य की मुझे दिल्ली वालों की फिक्र है। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र नहीं है, या आप इंतजार कर रहे हैं निगम के चुनाव का कि निगम का चुनाव आए और आप इसको फिर से राजनीतिक मुद्दा बना सके। दिल्ली वालों को इस बात की परेशानी है कि उनके घर के बाहर कूड़ा है, गली में कूड़ा है, मोहल्ले में कूड़ा है, कॉलोनी में कूड़ा है, मार्केट जाते हैं वहाँ पे कूड़ा है, शहर के बाहर जाते हैं वहाँ कूड़ा है, और अब तो हर इलाके में दिल्ली में 16 नए कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं। कोई नहीं चाहता गंदगी में जीना, कोई नहीं चाहता बदबू में जीना, और जनता को पता है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कूड़ा कूड़ा कर दिया है, और जिस तरह से घर से निकालकर कूड़े को बाहर फेंका जाता है, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने वाले हैं। बड़े होते ये कचरे के ढेर एक चेतावनी है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है, और इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक साझा रणनीति जल्दी बनानी होगी।
दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको बताएंगे कि मराठी फिल्म हर हर महादेव का क्यों हो रहा है विरोध। तो बात अब मध्य प्रदेश की। यहाँ के रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्र अक्सर शौचालय साफ करते हुए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस दफे उन्होंने लोगों से पानी बचाने की अपील करते करते अजब सलाह दे डाली। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र सफाई को लेकर कुछ ज्यादा जागरूक हैं। कभी स्कूल में शौचालय साफ करते दिखते हैं, कभी नाला साफ करते हैं, लेकिन इस दफे रीवा में जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने पानी बचाने के लिए कुछ अजीब सलाह दे डाली। और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंगी, चाहे सुलेसन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो ताऊं करी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी वो कई अजीबोगरीब बयान देकर विवाद में फंस चुके हैं। हाल में जबलपुर में प्रोटोकॉल में चूक होने पर वो ऑटो में बैठकर स्टेशन चले गए थे, तब अधिकारी 40 किलोमीटर दूर उन्हें मनाने पहुंचे थे। रीवा से जावेद के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो फिल्मों के विरोध और बॉयकॉट का सिलसिला अब बॉलीवुड से होते हुए मराठी सिनेमा तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में हाल ही में रिलीज हुई मराठी फिल्म हर हर महादेव पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरोप है कि फिल्म में छत्रपति शिवाजी से जुड़े इतिहास को गलत तरह से दिखाया गया है। बात मारपीट तक पहुंच गई। महाराष्ट्र से फिर आई है ऐसी ही तस्वीर। एक और फिल्म पर छिड़ा है सियासी बवाल, बात मारपीट तक पहुंच गई। ये हैं एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड। महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे के एक सिनेमा घर में सोमवार रात को करीब 100 कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। मराठी फिल्म हर हर महादेव की स्क्रीनिंग रुकवाई और दर्शकों को जबरन थिएटर के बाहर निकाला। जिसने आवाज उठाई उसका कार्यकर्ताओं ने ये हाल किया। उधर मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के सदस्यों ने पुणे के एक सिनेमा घर में हर हर महादेव की स्क्रीनिंग रोक दी। आरोप है कि हर हर महादेव में छत्रपति शिवाजी से जुड़े इतिहास को गलत तरह से दिखाया गया है। हालांकि फिल्म निर्देशक कहते हैं कि पूरी रिसर्च के बाद ही मंजूरी के साथ फिल्म बड़े पर्दे तक पहुंची है। सेंसर बोर्ड ने भी हमको पूछा कि बिकॉज ये स्क्रीनिंग होता है, फिर उसके बाद मीटिंग्स होते हैं ना, ये एक प्रक्रिया होती है उसकी, तो उन्होंने भी हमको पूछा कि आपने ये कहाँ से लाया, मतलब बिकॉज उन्होंने भी इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं था, कहीं सुना नहीं था। बिकॉज हमको इतिहास तो महासागर है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी तो महासागर है, हमको इतना सा सिर्फ दिखाया गया है। तो हमने फिर उनको ये प्रूफ सबमिट किया। और भी 2-3 किताबें जहाँ पे ये रेफरेंसेस है वो सारे सबमिट किए। दे वर सेटिस्फाइड विद आवर फैक्ट फाइंडिंग, दे वर सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड देन उन्होंने फिर हमको सर्टिफिकेट दिया। कल का भी जो वाकया हुआ उसमें भी आप देखोगे तो ऑलरेडी उसके पुलिस प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो भी गिल्टी है उनको सजा उसकी मिलेगी। बीजेपी को भी मौका मिल गया। कहा कि ये सब सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए किया गया। सवाल उन राष्ट्रवादी के नेताओं से है कि यदि उन्हें किसी फिल्म के बारे में आपत्ति है तो आपत्ति दर्शाने के लोकतंत्र में कई सारे मार्ग हैं। अब लोगों को पीटोगे, लोगों की जबरन दुकानें बंद करोगे, ये सारी चीजें सुर्खियों में आने के लिए है। खास बात है कि जितेंद्र आव्हाड के जाने के बाद ठाणे के इस थिएटर में एमएनएस ने शो फिर से शुरू करवाया और फिल्म देखी। फिलहाल मारपीट को लेकर ठाणे के वर्तक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। एनसीपी के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्शकों से मारपीट, जबरदस्ती फिल्म प्रदर्शन रोकने और अन्य आरोपों में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दायर की गई है। पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को भी आरोपी बनाया गया है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे राजस्थान। यहाँ पर ब्याह के लिए एक ने किया लिंग परिवर्तन। तो आइए अब बात खबर राजस्थान से। कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है और इसलिए प्यार की खातिर एक महिला ने अपना लिंग परिवर्तन कर लिया और फिर शादी की। शारीरिक शिक्षक मीरा को अपने ही स्कूल की छात्रा कल्पना से प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि मीरा लिंग परिवर्तन कराकर लड़का बन गईं। उन्होंने कल्पना के साथ 2 दिन पहले शादी रचा ली। शादी करने के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुल्हन कल्पना ने बताया कि दोनों में प्यार था, इसलिए शादी कर ली। ये सर्जरी भी ना करवाते तो भी मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मीरा अब आरव हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लड़की के तौर पर जन्म जरूर लिया, लेकिन खुद को लड़का महसूस करती रही। स्कूल के गांव में ही कल्पना से भेंट हुई, जो खेलने में बहुत अच्छी थी। वो उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी, तो लिंग परिवर्तन कराकर उन्होंने कल्पना से शादी कर ली। मेरे को पहले से बहुत दिक्कतें थी, तो मेरे से क्या अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं होती थी, मेरे को प्रॉब्लम आती थी। मैंने पहली सर्जरी 2019 25 दिसंबर को करवाई थी। ये मेरी स्कूल में स्टूडेंट रही हैं 10th क्लास में। मैंने इनको कबड्डी खिलाया था। हमारे दोनों फैमिली बहुत खुश हैं इस शादी से, उनके डिसीजन से, उनकी सहमति से, सबके हमने इच्छा से ये शादी की है। आज तक सूट सलवार कतई पहनी ही नहीं है, बच्चापन से ही। मैं बहुत अटको खुश हूँ बेटा, मैं जो करो कहूँ मुँह पर अटैक नहीं पड़ जाए। यहाँ मामला डीग तहसील का है। शादी के बाद दोनों ही परिवार खुश हैं। दोनों की शादी परिवारों की इच्छा के साथ संपन्न हुई। डीग भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में चंद्रग्रहण की बात कर लेते हैं। देश भर में चंद्रग्रहण देखा गया है। कई इलाकों में पूर्ण तो कहीं पर आंशिक चंद्रग्रहण देखा गया और इस मौके पर लोगों ने नदियों में आस्था की डुबकी भी लगाई। और जाते जाते आपको अमृतसर ले चलते हैं। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। सिख समुदाय इसे प्रकाश पर्व के त्यौहार पर की तरह मनाते हैं। हमारे देश भर के गुरुद्वारों में रौनक आज देखते ही बनती है। तो जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, ख़ास तरीके से सजाया गया है। माथा टेकने वहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो आपको छोड़े जाते हैं तस्वीरों के साथ। नमस्कार।